नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और उसके प्रकार पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमको पढ़ना क्या है। आज इसमें आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा। नंबर 1 है परिचय, नंबर 2 परिभाषा, नंबर 3 सिद्धांत। किस सिद्धांत पर ये वेल्डिंग कार्य करता है, वेल्डिंग का वर्गीकरण, उसके प्रयोग, इसके लाभ और उसकी सीमाएं। सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को हम बोलते हैं आर्क वेल्डिंग। ये आर्क वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग का प्रकार होता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सिद्धांत क्या होता है, फिर इसकी कितने टाइप का ये आर्क वेल्डिंग होता है। सबसे पहले आपका मेटल आर्क वेल्डिंग, नंबर 2 है आपका कार्बन आर्क वेल्डिंग, नंबर 3 है आपका शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, चौथा है आपका टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, पांचवा है आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, छठा है आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इंट्रोडक्शन, ये जान ले हम वेल्डिंग कहते किसे हैं। वेल्डिंग धातु क्या होता है, जो वेल्डिंग होता है वेल्डिंग के जरिए हम विभिन्न धातुओं को जोड़ सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसको हम मेटल्स अलाउ को विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस इन विच हीट इज सप्लाइड आइदर इलेक्ट्रिकली और बाय मींस ऑफ ए गैस टॉर्च। इसमें क्या वेल्डिंग हम ऐसे नहीं कर सकते, इसका एक प्रोसेस होता है। इसमें इलेक्ट्रिक गैस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, हीट के जरिए हम इसको मेटल को पिघलाकर दो मेटल को आपस में जोड़ते हैं। वेल्डिंग प्रोसेस मोस्ट एसेंशियल रिक्वायर्ड इन हीट। मतलब वेल्डिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें हीट, प्रेशर जब हम यूज़ करते हैं, जब हम उसकी ज़रूरत पड़ती है। मेन चीज़ होती है हीट के बिना हम वेल्डिंग नहीं कर पाते। नंबर 2 है since slight gap usually exists between the edge of workpiece, the filler metal is used to supply additional material to fill the gap, but welding can also be carried out without the use of filler metal. इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई दो वर्क पीस, जिसको हम जॉब बोलते हैं, कोई वर्क पीस लेते हैं, जब दो वर्क पीस को आपस में हम जोड़ते हैं तो बीच में गैप होता है। जब वेल्डिंग करते समय उस गैप को हम फिलर मेटल के द्वारा भर सकते हैं, और फिलर मेटल उसी धातु का होना चाहिए जिस धातु की हम वेल्डिंग कर रहे हैं, और उसका गलनांक, फिलर मेटल का गलनांक जो जिस धातु पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसके गलनांक से कम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो हमारी धातु जो पिघल जाएगी, और फिलर मेटल जो हम यूज करते हैं वो नहीं पिघलेगा, इससे वेल्डिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा। फिलर मेटल इज मेल्टेड इन द गैप कंबाइंड विद द मोल्टन मेटल ऑफ द वर्कपीस एंड अपॉन सॉलिडिफिकेशन फॉर्म एंड इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द मेटल। जो फिलर मेटल हम पिघलाते हैं वो जो बीच का गैप होता है, दो धातु के बीच का गैप होता है, उसको भर देता है। फिर इसको हम एक जब ठंडा करते हैं तो इसका क्या है, एक हार्ड शेप में ये आ जाता है। इससे हमारी वेल्डिंग क्या होती है, मजबूत हो जाती है। अगला टॉपिक है आपका वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हम कैसे एक फिलर मेटल दे रखा है, इसको हम जो दो वर्क पीस के बीच में गैप है उसको साथ जोड़ते हैं, उसको गलाते हैं, ये उसको एक वेल्डिंग बीड बनाता है। इसमें दे रखा है इलेक्ट्रोड होल्डर है, इलेक्ट्रोड है, इसको हम जो मशीन होती है उसको हम पावर सप्लाई AC DC कोई सी भी हो सकती है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इसको हम जो दो जॉब है हमारे पास, दो वर्क पीस हैं, उसको जब आपस में जोड़ते हैं इसकी एज प्रिपरेशन करते हैं। एज प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर इसकी एज ठीक नहीं होगी तो वेल्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वेल्डिंग हो जाएगा लेकिन वो जो क्लीननेस नहीं आ पाएगी वेल्डिंग में। तो सबसे पहले हम इस फिगर में देखिए यार, जो एज प्रिपरेशन है वो B टाइप की है। तो V शेप में हमने उसको, इसकी जो एज है B शेप में काटा है, जिससे क्या है जो फिलर मेटल है वो अच्छे से उस बीच में गैप में आ जाए और दोनों धातुओं को, वो दोनों वर्क पीस जो है आपस में जोड़ दे। अब ये इसमें काला डार्क सा एक शेड है, जिसे हम वेल्डिंग बीड कहते हैं। वेल्डिंग बीड उसे कहते हैं जब हम वेल्डिंग करते हैं तब जो फिलर मेटल पिघलती है वो एक शेप में आती है,
उसको हम वेल्डिंग बीड कहते हैं। अगला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग। किस प्रिंसिपल पर काम करता है इसके बारे में देखेंगे। एन आइडियल जॉइंट बिटवीन टू पीसेस ऑफ मेटल और प्लास्टिक कैन बी मेड बाई हीटिंग द वर्कपीस टू ए suitable temperature. In other words, on heating the material softens sufficiently so that the surface fuse together. एक आइडियल जॉइंट उन दो धातुओं के बीच में तब होता है जब उसको हम हीट के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा पिघलाकर उसको आपस में जोड़ते हैं। द बॉन्डिंग फोर्स होल्ड द एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन ए सॉलिड। इसका मतलब ये हुआ जब कोई भी धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। जब हम उसको हीट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन, एटम्स, आयन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गति करते हैं। इससे क्या होता है, वो एक धातु क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये कुचालक होती है, धातुएं सब कुचालक होती हैं ऊष्मा के, और इसको अच्छे से पिघल जाती हैं धातु, उसको हम आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। In highly deformable materials, the above aims can be achieved by rapidly forcing the two surfaces of the workpiece to come closer together so that plastic deformation make their shape conform to each other. At the same time, the surface layers are broken up, allowing the intimate contact needed to fuse the material. जब हम वेल्डिंग करते हैं, जो मेटल का सरफेस होता है वो उसकी जो शेप होती, सरफेस की वो शेप होती है, ऊपर वाली लेयर जो होती है वो टूटने लगती है। इससे क्यों टूटने लगती है, क्योंकि जब हम उसको हीट प्रदान करते हैं तो अपने गल जो कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उस पर जाके वो उसकी लेयर होती है सरफेस की वो टूटने लगती है और उसको वो पिघलने लगता है तो एक्सपेंड होता है तो दोनों जो धातुएं आपस में, जो वर्कपीस है आपस में जुड़ने लगती हैं। This was the principle of the first way known to weld metals by hammering the piece together while they are in hot condition. आपने देखा होगा जो लोहार जो होता है वो भट्टी में एक धातु को गर्म करता है, जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उसको हैमर से पीटता है किसी भी, और जिस शेप में उसको लाना होता है, तो ये भी उसकी सहायता से हम एक वेल्डिंग कर सकते हैं। ये आपके कुछ फोटोग्राफ हैं जो वेल्डिंग के हैं। इसमें पहला है आपका आर्क वेल्डिंग का, दूसरा है आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जिसको हम टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं, तीसरा है आपका स्पॉट वेल्डिंग और चौथा है आपका अंडर वाटर वेल्डिंग। अगला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस। देयर आर अबाउट 35 डिफरेंट वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेसेस इन जो हमारी इंडस्ट्री है आज की, उसमें हम करीब 35 टाइप के जो वेल्डिंग और ब्रेजिंग प्रोसेस होते हैं और सोल्डिंग प्रोसेस होते हैं, हम ये आज इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। दे आर वेरियस वे ऑफ क्लासिफाइंग द वेल्डिंग एंड एलाइड प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, दे मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इसको हम दो तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सोर्स ऑफ हीट की सहायता से फ्लेम बना के उससे सॉलिड को पिघला के, मेटल को पिघला के हम उसको कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। टाइप ऑफ इंटरेक्शन, उसको लिक्विड आपका केमिकल होता है, केमिकल भी कुछ ऐसे केमिकल आते हैं जो आपके वेल्डिंग प्रोसेस में कार्यरत होते हैं। इन जनरल वेरियस आर्क वेल्डिंग जो प्रोसेस है वो आपका मेनली इन 6 टाइप का होता है जो हम आजकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। नंबर 1 है आपका मेटल आर्क वेल्डिंग, नंबर 2 है कार्बन आर्क वेल्डिंग, नंबर 3 है आपका शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, नंबर 4 है आपका टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, नंबर 5 है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और छठा है आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। और ये वेल्डिंग जो नाम है इनकी शॉर्ट फॉर्म इनके बराबर में ब्रैकेट में दी हुई है, इनको शॉर्ट फॉर्म में MAW भी बोलते हैं। तो MAW का मतलब हो गया मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। अगला है वेल्डिंग के लाभ क्या है। वेल्डिंग के लाभ ये हैं, सबसे नंबर 1 है आपका ए गुड वेल्ड इज एज स्ट्रॉन्ग एज द बेस मेटल। एक अच्छा वेल्ड जो होता है वो आपके जो मेटल होता है उसको मजबूत बनाता है। जनरल वेल्डिंग इक्विपमेंट इज नॉट वेरी कॉस्टली। जो हम जनरली जो वेल्डिंग इक्विपमेंट होते हैं जैसे इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, आपका इलेक्ट्रोड वायर हो गया,
वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं। इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपकी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं। पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल। ये आर्क वेल्डिंग के आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। वेल्डिंग परमिट्स कंसिडरेबल फ्रीडम इन डिज़ाइन। वेल्डिंग क्या है, आप किसी भी डिज़ाइन को कंसीडर करके वेल्डिंग कर सकते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैन बी ज्वाइंड बाय वेल्डिंग। वेल्डिंग के सहायता से हम या दोनों सिमिलर मेटल्स को और एक डिसिमिलर मेटल्स को भी हम वेल्डिंग की सहायता से जोड़ सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, इसके नुकसान क्या हैं? वेल्डिंग के नुकसान, नंबर 1 है वेल्डिंग गिव्स आउट हार्मफुल रेडिएशन, फ्यूम्स एंड स्पैटर। वेल्डिंग करते समय क्या होता है, ये रेडिएशन जो एक लाइट जनरेट स्पार्क जनरेट होती है उसमें रेडिएशन होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और इसमें जब वेल्डिंग करते हैं तो स्पैटर निकलते हैं। स्पैटर के छोटे छोटे वो होते हैं दाने टाइप के जो हमारे धातु पे जम जाते हैं। वो स्पैटर हमारे शरीर पे भी आ सकते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। नंबर 2 है आपका वेल्डिंग रिजल्ट इज रेजिडुअल स्ट्रेस एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द रिक्वायर्ड बिफोर वेल्डिंग देम। एज प्रिपरेशन, जो हम वेल्डिंग करते समय जब एज प्रिपरेशन बनाते हैं वो थोड़ा टाइट प्रोसेस होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। इसमें एज प्रिपरेशन बहुत कठिन होता है जो बनाना होता है हमको, तो उसमें हमको टाइम लगता है। ए स्किल्ड वर्कर इज मस्ट टू प्रोड्यूस ए गुड वेल्डिंग जॉब। एक स्किल्ड मतलब कौशल, एक कुशल वर्कर जो होता है, कुशल वेल्डर होता है, वो ही एक अच्छा वेल्डिंग जॉब बना सकता है। ए वेल्ड जॉइंट फॉर मैनी रीजन नीड्स स्ट्रेस रिलीफ हीट ट्रीटमेंट। एक वेल्डिंग जॉइंट होता है, इसके कई रीजन होते हैं, जैसे नीड्स टू स्ट्रेस रिलीफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। अगर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अच्छा होता है उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारे 5 टाइप का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। उसको जब मेटल पे अप्लाई करते हैं तो हमारा मेटल सही हो जाता है। इस वेल्डिंग करने में हमको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन ये लंबा प्रोसेस होता है, इसमें हमको टाइम लगता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग। अब ये हमारा जो वेल्डिंग है कहाँ यूज़ करते हैं? वेल्डिंग हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज एज ए टूल। वेल्डिंग क्या है, एक तरीके का कोई भी इंडस्ट्री है बिना वेल्डिंग के जो आपका ढांचा है, जो फैब्रिकेशन है, वो बिना वेल्डिंग के आपका नहीं बन सकता। रेगुलर फैब्रिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल कार्स, एयरक्राफ्ट, रेफ्रिजरेटर। अब जब ऑटोमोबाइल कार होती हैं इसमें हम वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। एयरक्राफ्ट हमारे बनते हैं, इसको भी हम वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर है, इसमें हम गैस वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, जॉइंट ब्रोकन पार्ट्स, रिवीलिंग वर्न आउट कंपोनेंट्स। अब जॉइंट ब्रोकन कोई भी हम पार्ट टूट गया उसको हम वेल्डिंग की सहायता से उसको जोड़ सकते हैं। ए फ्यू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग आर लिस्टेड बिलो। ये है एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में हम क्या, वेल्डेड इंजन माउंट। जब हमारा इंजन रखा जाता है एयरक्राफ्ट में तो उसको सेटअप देने के लिए हम वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम वेल्डिंग की सहायता से उसको इंजन को जोड़ते हैं आपस में। टरबाइन फ्रेम फॉर जेट इंजन, रॉकेट मोटर, फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर टैंक्स, डक्ट्स, फिटिंग, काउलिंग कंपोनेंट्स, इन सबको हम वेल्डिंग के द्वारा ही जोड़ते हैं और उसको एक स्पेसिफिक डिज़ाइन देते हैं। ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन में आर्क वेल्डेड कार व्हील्स होते हैं आपके। एलॉय व्हील्स पहले तो आपके रिम वाले आते थे, अब एलॉय वाले आने लगे हैं, तो ये सब एक अपग्रेडेशन है जो अच्छा जो वेल्डिंग के प्रोसेस के जरिए हम इसको बढ़ा रहे हैं। स्टील रियल एक्सल हाउस, फ्रेम साइड रेल, ऑटोमोबाइल फ्रेम ब्रैकेट्स, इन सब में हम वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। अब है सबसे पहले आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है? आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज ए फ्यूजन मेथड ऑफ वेल्डिंग। ये आर्क वेल्डिंग प्रोसेस आपका एक फ्यूजन वेल्डिंग, 2 टाइप के वेल्डिंग होते हैं, एक आपका फ्यूजन वेल्डिंग होता है, एक नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में आपका होता है ये, इसमें हम हीट का यूज़ करते हैं और उसमें एक गलाना, फ्यूजन का मतलब होता है गलाना। इसमें एक जो फिलर मेटल होता है उसको हम यूज़ करते हैं। ए सॉलिड कंटिन्यूस जॉइंट इज फॉर्म्ड अपॉन कूलिंग। एक सॉलिड जॉइंट होता है वो इनफॉर्म्ड होता है
बेसिस पे कूलिंग की। अब जब हम जॉइंट बनाते हैं तो गर्म होता है, हीट के जरिए हम जॉइंट बनाते हैं, गर्म होता है। जब उसको हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने में ये ध्यान रखें जब मेटल ठंडा हो, जो वेल्ड जॉइंट होता है वो ठंडा होता है, वो ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक हो गया तो आपका जॉइंट जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और आपका प्रॉपर नहीं बन पाएगा। अब इस फिगर में देखिए आप, ये इलेक्ट्रोड है, आर्क स्टीम आर्क जनरेट हो रही है, मोल्टन मेटल है, स्लैग जो फिलर मेटल से निकलता है, जो अनवांटेड मेटल होता है उसको हम स्लैग कहते हैं। और एक जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर कोटिंग होती है, मेटल की कोटिंग होती है जो पिघलता है। और एक जब हम वो करते हैं तो एक वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड होल्डर, वो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में एक वातावरण सा बन जाता है जो एक शील्डेड होता है। इससे शील्डेड इसलिए शील्ड को बोलते हैं परिरक्षी। परिरक्षी का मतलब ये होता है कि आपका जो वातावरण में गैसें होती हैं वो आपकी गैसें जो जॉइंट बना रहे हैं उस गैस से, जैसे गैस से रिएक्शन ना करें। अगर रिएक्शन करती हैं तो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, कोई भी रिएक्शन हो सकती है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए एक आवरण बन जाता है वेल्डिंग करते समय शील्डेड, उसको हम बोलते हैं गैसियस शील्डेड। ये बेस मेटल वो होता है जो हम आपको जो वर्कपीस जिस मेटल का बना होता है उसको बेस मेटल बोलते हैं। अब है इसका प्रिंसिपल, आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल है द सोर्स ऑफ हीट फॉर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इलेक्ट्रिक आर्क जनरेटेड बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल। सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हम करते हैं तो हम ये देख लें कि जो हमारा जिस मेटल पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो हमारी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो मेटल वे हम वेल्डिंग कर सकते हैं। One of the workpiece material called electrode is connected to one pole of the electric circuit, while the other workpiece which form the second conducting material is connected to the other pole of the circuit. One of the workpiece एक पहला वर्कपीस होता है जो इलेक्ट्रोड कहलाता है। One of the workpiece material called electrode जो कनेक्ट होता है आपके एक ध्रुव, पोल को बोलते हैं ध्रुव, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से। जबकि दूसरा जो उसका वर्कपीस होता है वो आपका कनेक्ट होता है आपका, इसे हम अर्थिंग क्लैंप होती है हम दूसरे उसके वर्कपीस में लगाते हैं। When the tip of the electrode material is brought in contact with the workpiece material and momentarily separated by small distance of 2 to 4 mm, an arc can be generated. जब वेल्डिंग करते समय हम इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड का और वर्कपीस के बीच में जब 2 से 4 mm का गैप होता है तभी हम आर्क जनरेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा इससे ज़्यादा हुआ, कम हुआ, तब आर्क जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। और इसमें क्या फिर अगला है इसका, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज दस कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोड के माध्यम से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द हाई हीट ऑफ आर्क मेटल द एज ऑफ वर्कपीस, जो एज बनाने के लिए वर्कपीस की एज जो है गलाने के लिए उसको हम ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम ज़्यादा ऊष्मा का यूज़ करके उसको एज को है मेल्ट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोड मटेरियल कैन बी आइदर कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल। इसमें है कि कंज्यूमेबल होता है आपका प्रयोग और नॉन कंज्यूमेबल होता है आपका जो प्रयोग में नहीं हो। जैसे फिलर मेटल हम यूज़ करते हैं वो गलता है, मेल्ट होता है, तो वो आपको हो गया कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। और जो हम फिलर मेटल यूज़ करते हैं नॉन कंज्यूमेबल, वो आपका फ्यूज़न नहीं होता उसका, तो वो नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल कहलाता है। अब है आपका मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको हम बोलते हैं MAW। इसमें क्या करते हैं, इन मेटेलिक आर्क वेल्डिंग एंड आर्क इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वर्क एंड द फिलर मेटल इलेक्ट्रोड। इसमें क्या है, आपका जब आर्क जनरेट होती है तो वो आपके वर्कपीस और एक जो फिलर मेटल इलेक्ट्रोड होता है, इसमें फिलर मेटल अलग से यूज़ नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रोड होता है वही फिलर मेटल का होता है, जो फिलर मेटल हम यूज़ करते हैं उसी का इलेक्ट्रोड होता है। मेन चीज़ ये है इसमें कि जो जिस मेटल पर हम वेल्डिंग करते हैं उसी मेटल का हमारा इलेक्ट्रोड होना चाहिए।
The intense heat of the arc forms a molten pool in the metal being welded and at same time melts the tip of electrode. As the arc is maintained molten filler metal from the electrode tip is transferred across the arc where the fuse with the molten base metal. इस फिगर से समझते हैं, ये आपका फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, ये फ्रेम है, ये आपका मूव करता है। डिपॉजिट वेल्ड मेटल और लीड क्लैंप ऑफ द वर्क, ये आपका बेस मेटल हो गया, ये आपका जो वो है डिपॉजिंग वेल्ड मेटल है, ये आपका यूज हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के से आपका मेटल पिघल रहा है, जो इलेक्ट्रोड मेटल है वो पिघल रहा है और आपको वेल्ड दे रहा है। A simple transformer, however, widely employed for AC arc welding. इसमें हम सिंपल ट्रांसफार्मर दो होते हैं, एक AC ट्रांसफार्मर होता है, एक DC ट्रांसफार्मर होता है। तो इस AC ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। With the AC system, the covered or coated electrode are used, whereas DC system for cast iron non-ferrous metal where electrode can be used. AC सिस्टम में हम जो कवर्ड और कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं वो यूज़ करते हैं, और जो DC सिस्टम होता है उसमें हम कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मेटल और जो बेयर इलेक्ट्रोड होते हैं वो यूज करते हैं। और फॉर मेंटेनिंग द शॉर्ट आर्क आपकी दो टाइप की होती है, एक शॉर्ट होती है, तीन टाइप की होती है, एक शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। इसमें शॉर्ट आर्क को हम 17 से 25 वोल्टेज इसकी ज़रूरत होती है, तभी हम शॉर्ट आर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। द करंट रिक्वायर्ड वेल्डिंग हाउएवर 10 एम्पियर से 500 एम्पियर। अगला है आपका कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, हियर इज द वर्क इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड द कार्बन रॉड और इलेक्ट्रोड कनेक्टेड द पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ आपका जो वर्क पीस होता है वो कनेक्ट होता है आपका नेगेटिव पॉइंट से, नेगेटिव पोल से, और जो आपका कार्बन, इसमें हम कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। जो कार्बन इलेक्ट्रोड होता है वो होता है पॉजिटिव पोल से। Arc is formed in the gap. Filling metal is supplied by fusing a rod or wire into the arc while allowing the current or to jump over it and produce a porous and brittle weld because of inclusion of carbon particles in the molten metal. इसमें हम क्या करते हैं, जब जो हमारी रॉड होती है उसको हम पिघलाते हैं, जैसे एक फिगर में देखिए, इसमें फिलर रॉड का हम अलग से यूज कर रहे हैं। फिलर रॉड वही है जो इसको हम गैप भरने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो पिघलती है और गैप को भरती है। इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज़ किया हमने, और इसमें हम आर्क फ्लेम भी दिख रही है, पूल ऑफ द मोल्टन मेटल। ये पूल ऑफ द मोल्टन मेटल वो होता है जिसमें हम जो गैप होता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, मेल्ट होता है, वो उसमें भरा जाता है, उसको हम मोल्टन मेटल, वो पूल ऑफ मोल्टन मेटल कहते हैं। तो इसमें वोल्टेज हमको चाहिए, वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्राइकिंग एन आर्क विद कार्बन इलेक्ट्रोड इज अबाउट 30 वोल्ट्स एंड 40 वोल्ट्स। 30 से 40 वोल्टेज चाहिए, 30 वोल्टेज चाहिए हमको AC में और 40 वोल्टेज चाहिए हमको DC में आर्क जनरेट करने के लिए। ए डिसएडवांटेज ऑफ कार्बन आर्क वेल्डिंग इज दैट अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द करंट इज रिक्वायर्ड टू रेज द वर्क ऑफ वेल्डिंग टेम्परेचर एज compared with the metal electrode, while a carbon electrode can only be used economically on DC supply. इसका कार्बन आर्क वेल्डिंग का सबसे बड़ा लाभ ये, नुकसान ये है कि इसमें हम दो अलग टाइप की सप्लाई चाहिए होती है। AC सप्लाई से ये हमको इकोनॉमिकली ठीक नहीं है, महंगा पड़ता है, कॉस्टली है। DC सप्लाई से ये हम इसका यूज कर सकते हैं, इससे भी खर्चा ज़्यादा आता है। इसको हम इसलिए आजकल थोड़ा कम यूज़ किया जाता है कार्बन आर्क वेल्डिंग को। आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है वो आपके भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।